सहारा में कोई अमीर परिवार का पैसा नहीं जमा किया है। मैं फिर आपके इस मंच के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन गरीबों का पैसा दिलाने का काम करें, क्योंकि सभी जाति वर्ग संप्रदाय के लोग एक हैं और वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। इसलिए वन नेशन वन कास्ट वन कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कर रही है। वन नेशन भारत तो एक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक है, तो कास्ट भिन्न भिन्न क्यों है? कि क्या निषाद पार्टी अगर जाति आधारित काम करके अपने जातियों को सहेज करके राजनीति में आई और उस राजनीतिक पृष्ठभूमि को खड़ा करने के बाद अपने पूरे परिवार को प्रोटोकॉल के तहत स्थापित किया, उसके बाद एक भी किसी निषाद व्यक्ति को उन्होंने प्रोटोकॉल नहीं दिया, कोई पद नहीं दिया, कोई अधिकार नहीं दिया। इसमें निषाद पार्टी जितनी दोषी है उतनी ही दोषी सत्ता भी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर रावण, जो माना जा रहा है कि बसपा के प्रमुख कैडर को हाईजैक कर रहे हैं, तो कितना कठिन होता है लोगों को समझाना जिनके दिमाग में अभी भी जाति व्यवस्था हावी है। आप दलित का खून, सवर्ण ब्राह्मण का खून ले लीजिए, खून एक जैसा है, भावनाएं एक जैसी हैं। बेहतर समाज उसे कहते हैं जहां सभी लोग आपस में मिलजुल के रहते हों, कोई ऊंच नीच जैसी भेदभाव नहीं होनी चाहिए, इंसानियत का भाव होना चाहिए। डगर बड़ी कठिन है, क्योंकि बिना जाति बिना पाति के खास कर से उत्तर प्रदेश और बिहार में एक राजनीतिक पार्टी को आगे बढ़ाना आपके लिए भी बड़ा चुनौतीपूर्ण है। मेरा मानना है कि इस जीवन को हमेशा समाज और राष्ट्र के लिए, अपने लोगों के लिए अगली लाइन में रह के ही काम किया जा सकता है। तो मैं सदैव रहा, जब आप किसी नेता को वोट देते हैं, हाई फाई प्रोफाइल वाले को, अरे ये तो 50 फार्चूनर लेके चल रहा है और पूरे चुनाव में उसने खर्च किया 10 करोड़ रुपया। आप कल्पना करिए जीतेगा तो कोई भी उस जगह पर, कोई भी होगा, मैं भी रहूँगा, तो वो 10 करोड़ तो निकालूंगा। सारा हुआ करते थे, हमारे गांव के एक दलित मित्र हुआ करते थे, उनका नाम किशोर जी था, दलित थे, हरिजन थे, मेरा बहुत जमता था। तो जब हमारे घर आते थे तो मैं जिस गिलास में पानी पीता था उसी में पिलाता था। बाबूजी मुझे बहुत गाली देते थे। मैं हो और भगवान के उस अंश के द्वारा इन जातीय विध्वंसकारी विचारधाराओं का नाश होगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अजय पटेल वाग्मी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम संवाद कार्यक्रम। पिछले कई एपिसोड में संवाद कार्यक्रम के जरिए जनमुद्दा की टीम आपको विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न हस्तियों से मिलवाती है। इसी कड़ी में आज के एपिसोड में जनमुद्दा की टीम पहुंची है भारतीय अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन सिंह सूर्यवंशी के पास। क्या उद्देश्य है इनका एक राजनीतिक पार्टी को चलाने का? क्यों, जब भारतीय लोकतंत्र में पहले से ही कई दर्जन राजनीतिक पार्टियां हैं, तो राजनीति में इनकी पार्टी क्या अलग कर रही है? इन सभी विषय पे हम आप तक इनकी बात पहुंचाएंगे आज के संवाद कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत बहुत स्वागत है सर संवाद कार्यक्रम में। जी, सबसे पहले तो मैं आपके सम्मानित चैनल के दर्शकों को प्रणाम करता हूं। मैं राजन सिंह सूर्यवंशी, भारतीय अपना समाज पार्टी का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए अन्य सभी देशवासियों को मैं शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और आपके चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जी, सबसे पहला जो प्रश्न होता है ये यही होता है, चूँकि आपकी जो पहचान है वह आपकी पार्टी से है। क्या ज़रूरत पड़ी भारतीय लोकतंत्र में, या यूं कहें तो भारत देश में ऑलरेडी दर्जन भर पार्टियां काम कर रही हैं। राजन सिंह भी किसी एक पार्टी के साथ जुड़कर, उसकी विचारधारा के साथ जुड़कर और समाज के लिए कार्य कर सकते थे। आखिर पार्टी गठन करने का विचार क्यों आया और कब आया? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि देश में दर्जन भर नहीं हजारों संख्या है। इलेक्शन कमीशन से सारी रिपोर्ट हम लोगों के पास है। दरअसल देश जो होता है, राष्ट्र जो होता है, वो भिन्न भिन्न मोतियों की तरह भिन्न भिन्न जातियाँ, भिन्न भिन्न संप्रदाय और धर्म के लोग रहते हैं।
सब मिल के रहते हैं और तब एक समृद्ध राष्ट्र की परिकल्पना की जा सकती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को लगा कि जितनी राजनीतिक दल हैं, पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं से वो उनकी मानसिकता वास्तविक राष्ट्र हित में नहीं है। जैसे भिन्न भिन्न जातीय संगठन बनाना, भिन्न भिन्न जातियों में विभाजित कर देना लोगों को, अलग अलग चीज़ों को प्रोत्साहित करके, और जातिगत कानून बना देना, तो इससे कहीं न कहीं से देश की आम जनता में व्यवस्था फैलता है कि उस अलग जाति को अलग व्यवस्था है, मुझे अलग व्यवस्था। तो इसलिए भारतीय अपना समाज पार्टी का जन्म हुआ। जैसे अभी आप 2018 में आपने देखा होगा SC/ST एक्ट पहले से भी चला आ रहा था, तो दलित एक्ट कानून, तो 18 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको और क्रूर करके लागू किया। तो क्या ज़रूरत थी कि उसको और क्रूर कर देना? और सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या SC/ST एक्ट से दलित समाज को कोई फ़ायदा हो रहा है? मैं कहता हूँ कि दलित समाज बिल्कुल सम्मानित है, सुरक्षित है, उसका आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, लेकिन उस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, अनावश्यक दुरुपयोग हो रहा है। लोग अनावश्यक चीज़ों पर जाके आरोप लगा करके उनके ऊपर मुकदमा कायम कर रहे हैं। तो ये तो शुद्ध राष्ट्रवाद नहीं हुआ, क्योंकि सभी जाति के वर्ग हैं। दलित समाज अगर है तो सवर्ण समाज है, OBC समाज है, पिछड़ा समाज है, सभी जातियों को सम्मान मिलना चाहिए। जातियां तो एक समान होती हैं, फिर जाति आधारित पर भेदभाव करना कहीं न कहीं से राष्ट्र को तोड़ने जैसा लगा। और तमाम और भी चीज़ें हैं, जैसे जो सरकार की तमाम योजनाएँ जैसे हैं, देश में जो शहीद हैं, जिनकी कुर्बानियों से आज देश स्वतंत्र है, हम आप जो है स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, उन शहीदों को आप देख सकते हैं। हमने RTI के तहत निकाला, सारी चीज़ें साक्ष्य हम लोगों के पास है कि उन्हें संवैधानिक शहीद का दर्जा नहीं है। दुर्भाग्य है, उनको अटेम्प्ट टू एक्सीडेंट कहा जाता है। वो हम अपनी बोलचाल भाषा में कहते हैं कि शहीद हैं, शहीद हैं, शहीद हैं। तो भारतीय अपना समाज पार्टी उनको संवैधानिक शहीद का दर्जा मिले, इसकी लगातार मांग करती है। तो ये भी एक चीज़ें हैं, और वो कारण था कि जाति लोगों में बांटने का काम जो है वो गलत है, इसलिए भी, और इसीलिए भारतीय अपना समाज पार्टी का जन्म हुआ, उदय हुआ। और भारतीय अपना समाज पार्टी लगातार अपने उन विचारधाराओं को लेकर कि सभी जाति वर्ग संप्रदाय के लोग एक हैं और वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं, इसलिए वन नेशन वन कास्ट वन कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कर रही है। वन नेशन, भारत तो एक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक है, तो कास्ट भिन्न भिन्न क्यों है, सवाल है। आपने बड़ा कठिन डगर चुना है, चूँकि भारतीय व्यवस्था जो है, भारतीय समाज जो है, यहाँ कहा जाता है कि जहाँ 3 कोस पर पानी, और मैं अगर आगे कहूँ तो फिर 7, 8, 12 कोस पर बानी बदल जाती है, वहाँ पर जातियाँ भी अलग हैं। इसीलिए पूरे विश्व पटल में भारत की विशेषता भी यही है कि जहाँ पे विभिन्न विचारधारा, विभिन्न जाति, विभिन्न संप्रदाय के लोग एक झंडे के नीचे रहते हैं। यही भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। मैं आपको लेके चलता हूँ 90 के दशक में। उत्तर प्रदेश की धरती पर एक शिक्षक पार्टी का गठन करता है और एक विशेष जाति वर्ग का उसे पूरा सपोर्ट मिलता है। जाति, यादवों की जाति के नाम पर पूरे पिछड़ी वर्ग का उन्हें समर्थन मिलता है और वो मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचते हैं। उसी समय में बिहार की भूमि पर एक और व्यक्ति पार्टी का गठन करता है और एक छोटी सी झोपड़ी से पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ से चुनाव के बाद से वह व्यक्ति भारत के रेल मंत्री तक का सफर तय करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इन दोनों व्यक्तियों, राजनीतिक व्यक्तियों के पीछे सबसे पहला मोटिव उनके जाति का भरपूर समर्थन रहा है। आपने कहा मैं किसी जाति विशेष वर्ग का समर्थन नहीं लूँगा, मुझे पूरे भारत का समर्थन चाहिए। डगर मुश्किल है। आपके साथ सबसे पहले कौन जुड़ेगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर रावण, जो माना जा रहा है कि बसपा के प्रमुख कैडर को हाईजैक कर रहे हैं, तो कितना कठिन होता है लोगों को समझाना जिनके दिमाग में अभी भी जाति व्यवस्था हावी है। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। निश्चित तौर पर इस देश में ये भारत की सभ्यता, संस्कृति और इस मिट्टी की
बड़ी समृद्ध संस्कार है। भारत दुनिया में संकल्प दिया, विश्व पितामह की प्रतिज्ञा भारत में पाई गई। वासुदेव कुटुंबकम का भाषा भारत से बोली गई, इसलिए भारत बड़ा समृद्ध है। और इसीलिए भारतीय अपना समाज पार्टी का जन्म भी हुआ है। जब जब अत्याचार बढ़ता है तो ईश्वर किसी मनुष्य के रूप में धरा पर आते हैं और उस अपराध का, अत्याचार का नाश करते हैं। अब जो वर्तमान कलयुग में जो उस तरह की गतिविधियां देखी जा रही वो यही हैं कि मनुष्य को मनुष्यता के आधार पर नहीं, मानवता के आधार पर नहीं, जातियों के आधार पर बांट करके जो लोग राजनीति करने का काम कर रहे हैं वह घोर अपराध की श्रेणी में है। वह राष्ट्र मुद्दों को लेकर के भी अपराध की श्रेणी में है। राष्ट्र कमज़ोर होता है जब बंटता है जातियों में, जब धर्मों में बंटता है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में और भारत की परंपरा में रहा है कि भारत जो है भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न संप्रदाय और भिन्न भिन्न धर्म के लोग मिलजुल के रहते भी हैं। लेकिन कथाकथित ऐसे ही कुछ नेतागण जो शुरुआत उन्होंने किया जातिगत आधार पर, और जनता भी दोषी है कि ऐसे जातिगत नेताओं को सपोर्ट करती है, उन्हें सत्ता में भेजने का काम करती है। और इसको देखा करके समाज में तमाम अन्य वर्ग के लोग भी मैं भी सत्ता में पहुंच जाऊंगा करके वो लोग भी अपनी जाति आधार पर काम कर रहे हैं, और फिर हो भी वही रहा कि वो सत्ता में पहुंच रहे हैं। तो इसको लेकर के जो है यहाँ व्यवस्थाएं हैं। इसीलिए भारतीय अपना समाज पार्टी का जन्म भी हुआ, क्योंकि आप देखें सभी कालखंडों में, जब मैंने पूर्व में कहा है कि सभी कालखंडों में जब अपराध बढ़ा है तो भगवान ईश्वर के रूप में आते हैं और ईश्वर हम सब में वास करते हैं। तो वो हो सकता है कलयुग में जो जाति धर्म को आपस में लड़ाने का कुत्सित प्रयास सबके द्वारा हो रहा है, उस भारतीय अपना समाज पार्टी में भगवान का अंश हो और भगवान के उस अंश के द्वारा इन जातीय विध्वंसकारी विचारधाराओं का नाश होगा और भारत में पुनः भारत सोने की चिड़िया बनेगी। पुनः भारत वासुदेव कुटुंबकम की परंपरा को लागू होगा और पुनः भारत के लोग आपस में मिलजुल के रहेंगे और भारतीय अपना समाज पार्टी को जनाधार सभी जाति धर्मों का मिलेगा और एक बार भारतीय अपना समाज पार्टी की सरकार आएगी और राम राज्य का स्थापना होगा। आपने जाते जाते दो प्रश्न का मुझे क्लू दे दिया। सबसे पहले आपने कहा कि जब जब धरती पर किसी भी प्रकार का असंतुलन फैलता है तो उस संतुलन को कायम करने के लिए प्रकृति का कोई ना कोई नुमाइंदा आता है। इसी बात पर जैसे अभी बागेश्वर वाले धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वह कह रहे हैं मेरे अंदर साक्षात, हालांकि उन्होंने कहा है कि मैं नहीं कहता हूं कि हनुमान जी मैं हूं, लेकिन उनके भक्तों का मानना है कि उनके अंदर हनुमान जी की शक्ति है। तो क्या आज जनमुद्दा के इस पटल पर राजन सिंह सूर्यवंशी यह कह रहे हैं कि उनके अंदर किसी ऐसे ही प्रभु का अंश है जो ऐसे समाज में जो भी लोग हैं जो समाज में असंतुलन फैला रहे हैं उनका संहार करेंगे अपने इस लोकतांत्रिक शक्ति के द्वारा? देखिए, इस बात को तो आप नकार नहीं सकते। भारत की संस्कृति बड़ी पुरानी है और भगवान राम से लेकर के भगवान कृष्ण से लेकर के तमाम महापुरुषों ने इस धरा पर जन्म लिया है। धीरेन्द्र शास्त्री जी एक धर्ममठ के पुजारी हैं और हिंदू धर्म के आस्था के प्रतीक हैं। देखिए, हिंदू धर्म एक आस्था का प्रतीक है, वो भगवान में पूजा पाठ करने के लिए, आस्था के लिए है। और निश्चित तौर पर अगर ऐसा कुछ है तो हिंदू धर्म के तमाम देवी देवता आए किसी अन्य भिन्न भिन्न नामों के माध्यम से और समाज में फैली हुई बुराइयों का नाश किया है, तो वो हिंदू धर्म के आस्था के प्रतीक है। मैं उनका आदर करता हूँ, भारतीय अपना समाज पार्टी आदर करती है। लेकिन भारतीय अपना समाज पार्टी इसी के साथ किसी धर्म पे आक्षेप नहीं करती है। किसी भी धर्म के अनुयायी हैं आप, उन्हें विचारधारा, सभी धर्म देखिए, सभी धर्म मानवता को बल देता है, मानवता का प्रोत्साहन देता है, मानवता के पथ पर चलता है, वो लड़ने के लिए कभी नहीं सिखाता। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी लड़ने की बात नहीं करते हैं, वो अपने हिंदुत्व के प्रचार की बात करते हैं और निश्चित तौर पर भारतीय अपना समाज पार्टी उनके विचारधारा को पोषक करती है, उनका समर्थन करती है, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि जाति आधारित जो पार्टियां बनती हैं उन्हें जनता भी
विशेषकर गांव की जनता बड़ा ज़ोर शोर से समर्थन करती है। और जब वे लोग सत्ता के सिंहासन पर पहुंचते हैं तो ऐसा देखा गया है कि अपने इर्द गिर्द या यूँ कहें कि अपने परिवार के लोगों को सत्ता की मलाई चटाते हैं और उनके समाज के लोग बस उनको टकटकी लगा के देखते रह जाते हैं। नाम भी मैं ले देता हूँ। इसी गोरखपुर की धरती से एक पार्टी जन्म लेती है जिसका नाम रहता है निषाद पार्टी। डॉक्टर संजय निषाद बड़े ज़ोरों शोरों से उभरते हैं और अपने बेटों को सांसद विधायक बना देते हैं, अपने राज्य मंत्री के पद पे पहुंच जाते हैं। क्या राजन सिंह सूर्यवंशी के मन के कहीं कोने में वह सारी चीज़ें दिख रही हैं कि ऐसे ऐसे संजय निषाद का प्रोग्रेस हुआ, हम देख रहे हैं? क्या ऐसा कोई ललक आपके भी सीने के किसी कोने में है? अच्छा सवाल ये भी किया, ज्वलंत मुद्दा है और बहुत ज़रूरी है समाज के बीच में आपके चैनल के माध्यम से ये बात जानी चाहिए। देखिए, अगर हमारे परिवार में पहली बात कोई पॉलिटिकल बेस का नहीं है, दूर दूर तक ऐसी सोच नहीं है। और रही बात ये कि जाति आधारित, अगर मुझे स्वयं सत्ता में जाना होता या परिवार को इस्टेब्लिश करना होता तो मैं अपनी जाति अथवा स्वर्ण समाज की राजनीति किया होता। और स्वर्ण समाज आज भी समाज में नेतृत्वकर्ता के रूप में है और स्वर्ण समाज आज भी दशा और दिशा तय करता है राजनीति की, तो मैं उनके साथ होता और वो निश्चित हमारे साथ होते। सभी लोग अपने अपनों के साथ होते हैं। जैसे निषाद पार्टी के साथ निषाद लोग रहे, दलित पार्टी के साथ दलित के लोग रहे, यादव पार्टी के साथ रहे, हमारे साथ निश्चित है रहते। आज भी सवर्ण समाज हमारे साथ है, क्षत्रिय समाज हमारे साथ है, ब्राह्मण समाज हमारे साथ है। लेकिन मेरी कार्यप्रणाली शुद्ध रूप से, मैंने पहले भी कहा है और पूरे संकल्प के साथ चल रहा है कि हमारी भारतीय अपना समाज पार्टी में किसी जाति धर्म संप्रदाय को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है, सबको समान महत्व दिया जाता है। और चूँकि हम समानता का अधिकार मांग कर रहे हैं सरकार से, सरकार के साथ हम लगातार, हमारा पत्रक जा रहा है महामहिम राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, तो वो लगातार हम उसको काम कर रहे हैं। और देश की वर्तमान की मांग और आवश्यकता है, अगर जातियों में बांटने का क्रमशः ऐसे ही जारी रहा तो विश्वास करिए देश में एक दिन गृह युद्ध हो जाएगा। गृह युद्ध हो जाएगा मित्रों। मैं जाति आधारित कोई बात नहीं करता, मैं धर्म आधारित बात नहीं करता। मैं हिंदू धर्म का हूँ, डंका के चोट पे कहता हूँ मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व का झंडा ऊंचा होना चाहिए। मेरा फ़र्ज है हिंदुत्व को, झंडा को ऊंचा करना, मैं करूँगा। लेकिन कोई मुस्लिम भाई अपने धर्म का झंडा ऊंचा रखता, मुझे आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मुझे आपत्ति नहीं है। उसी तरह से मैं क्षत्रिय धर्म का हूँ, क्षत्रिय जाति का हूँ, क्षत्रिय धर्म का झंडा ऊंचा होना चाहिए, मैं क्षत्रिय धर्म के साथ हूँ। लेकिन सभी जातियों का झंडा ऊंचा होना चाहिए। अगर कोई ऊंचा कर रहा तो मुश्किल, इसीलिए भारतीय अपना समाज पार्टी सभी जाति वर्गों को नीचे से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक पद दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई, सबको बराबर नेतृत्व करने का अधिकार दिया गया है। सवाल यहाँ एक, आपने मुझे भी एक सवाल दे दिया कि क्या निषाद पार्टी अगर जाति आधारित काम करके अपने जातियों को सहेज करके राजनीति में आई और उस राजनीतिक पृष्ठभूमि को खड़ा करने के बाद अपने पूरे परिवार को प्रोटोकॉल के तहत स्थापित किया, उसके बाद एक भी किसी निषाद व्यक्ति को उन्होंने प्रोटोकॉल नहीं दिया, कोई पद नहीं दिया, कोई अधिकार नहीं दिया। इसमें निषाद पार्टी जितनी दोषी है उतनी ही दोषी सत्ता भी है, क्योंकि सत्ता ने ही उनको प्रोत्साहित किया। सत्ता अगर अपने समर्थन में उन्हें साथ नहीं रखती तो संजय निषाद की स्थिति नहीं आ पाती। तो ये दोष अगर अपराधी को, आपके धर्म में लिखा हुआ है, अपराध करने वाले से ज़्यादा अपराधी वो होता है जो अपराध को प्रोत्साहित करता है, उसका समर्थन करता है। तो वर्तमान की सरकार निश्चित तौर पर जातिवादी व्यवस्था को समर्थन करके इस समाज को तोड़ने का काम कर रही है, इस राष्ट्र को तोड़ने का काम कर रही है। उसका जो चेहरा राष्ट्रवाद का है वो बिल्कुल नहीं है। जनता को देखने की ज़रूरत है। देश की जनता की जिम्मेदारी, हम जैसे नेतागण सिर्फ जागरूकता फैला सकते हैं, जन जागरण अभियान कर सकते हैं, लोगों को बताने का काम कर सकते हैं। पूरी देश जागेगा, देश के लोग जागेंगे, तब व्यवस्था बदलेगी और देश की जनता देख रही है। देखिए, कहते हैं एक विकल्प जब तक नहीं तैयार होता है, तो आपने एक सुना होगा कि गंवई भाषा में पौराणिक कथाएं आती हैं कि कोई नहीं मिला तो चलिए अनहरा जौन है राजा रही। तो वही स्थिति है वर्तमान सरकार की, कोई विकल्प नहीं मजबूत दिख रहा है। नहीं तो इस पार्टी की कार्यप्रणाली को लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि राष्ट्रवाद क्या है इनका है।
और इनका जो है राष्ट्रीय आर्थिक नीति क्या है, देश की शिक्षा नीति क्या है, देश का स्वास्थ्य नीति क्या है, देश की रोजगार नीति इनकी क्या है, तो ये सारी जनता जान रही है। विकल्प के रूप में भारतीय अपना समाज पार्टी जो आगे बढ़ेगी, क्योंकि सभी जातीय पार्टियों को जनता ने देख लिया है और सभी पार्टियों में कहीं न कहीं से जातिवाद और तमाम छोटी मानसिकता की भावनाएं हैं। भारतीय अपना समाज पार्टी में एकदम शुद्ध रूप से राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं। सभी जातियों और वर्गों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। बड़ा मुश्किल है कि जातियों में बांट के ऊंच नीच कर करके भेद फैला करके काम किया जा रहा है, जबकि मानना है कि इंसान, आप दलित का खून, सवर्ण ब्राह्मण का खून ले लीजिए, खून एक जैसा है, भावनाएं एक जैसी हैं। पहले कैसी अच्छी परंपराएं थी, शादी विवाह में हम सभी लोग सभी वर्गों को नाव आते थे, पूजा जाता था, धोबी आती थी, पूजा जाता था, आदर होता था, आरती उतरती थी। दलित समाज हमारे वैवाहिक कार्यक्रम जो 7 जन्मों का रिश्ता है उसके लिए वो मौर वगैरह लाया करते थे। ये परंपराएं भारत की बड़ा अनमोल थी। इन परंपराओं को तोड़ने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, और मैं बता दूं आज देश का कानून कब बना है, 1851 के बने हुए कानून, अंग्रेज ने जो बनाया वही कानून चल रहा है। इस देश का कैसे भला हो सकता है? इस देश के कानून को बदल डालना चाहिए। तमाम बुद्धिजीवी वर्ग इसके लिए लगातार, आप वीडियो यूट्यूब पर देखिए, आता रहता है कि देश की कानून व्यवस्था, आप न्यायपालिका से न्याय मांगने जाते हैं महोदय, पूरी उम्र लग जाती है मुकदमा लड़ते लड़ते। वो न्याय कहते हैं क्या? समय से न मिलने वाला न्याय न्याय की श्रेणी में नहीं आता है। तो इस तरह की बातें हैं और निश्चित तौर पर जनता को लग रहा है कि अब एक विकल्प की आवश्यकता है। जनता भी तलाश कर रही है और भारतीय अपना समाज पार्टी निरंतर उभर रही है और समय आएगा भारतीय अपना समाज पार्टी सरकार बनाएगी। अब हम इस बातचीत को राजनीतिक राजन सिंह सूर्यवंशी से व्यक्तिगत राजन सिंह सूर्यवंशी तक ले जाते हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई? जी, मैं गोरखपुर से ही विश्वविद्यालय से हमने ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद अब मैं अपने गांव घर में ही व्यावसायिक रूप से अपना जीवन जीता रहा। बचपन से मेरा स्वभाव रहा, एक अपनी बहुत अच्छा आपने दिल कुरेदा है और मैं सोच रहा कह दूँ। जब मैं बच्चा भी नहीं था, 20 साल का था, समझदार था, हमारे पिताजी हुआ करते थे। तो पिताजी पुराने विचारधारा के हुआ करते थे। हमारे गांव के एक दलित मित्र हुआ करते थे, उनका नाम किशोर जी था, दलित थे, हरिजन थे, मेरा बहुत जमता था। तो जब हमारे घर आते थे तो मैं जिस गिलास में पानी पीता था उसी में पिलाता था। बाबूजी मुझे बहुत गाली देते थे। मैं कहता था बाबूजी ये गलत बात है। हमारे वो मित्र हैं, जातियों से मित्रता नहीं होती है, मित्रता दिल से होती है। और इसीलिए जब पार्टी बनी तो मैंने नारा लगाया, जिससे पटे वही पटीदार है और जो भा जाए वही भाई है और जीवन की यही सच्चाई है। ये दिल का नारा मैंने लगाया। तो एक था। और देखिए सहयोग, एक मेरे मित्र मुस्लिम हुआ करते थे, अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो भी जब आते थे तो फिर मैं उनको उसी गिलास में पानी, बहुत गाली देते थे। तो जी ऐसा नहीं है, देश के सभी लोग एक हैं। और यही बात फिर कि जिससे पटे वही पटीदार है, जो भा जाए वही भाई है और जीवन की यही सच्चाई है। और ये मेरे मनो मस्तिष्क में है, ऐसा नहीं कि मैं जुबान पर कुछ और कह रहा हूँ, मन में कुछ और है। मैं इसी तरह का जीवन जीता हूँ और सबके साथ मिलजुल के रहने का काम करता हूँ। जियो और जीने दो। और जो अब तक मैंने जो भी काम किया किसी भी क्षेत्र में, कभी मैं फेल नहीं हुआ, कभी मैं फेल नहीं हुआ। अब राजनीतिक पृष्ठभूमि में मैं आया हूँ 2018 से, और 2018 से राजनीतिक क्षेत्र में भी मैं सफल हूँ। तमाम अच्छे हमने काम किए और न्याय दिलाया लोगों को। शहर के डॉक्टर दानपाल सिंह हुआ करते थे, उनके ऊपर जानलेवा होता था, यही सरकार है। लड़कियों का मामला छेड़छाड़ का था, बीच बचाव करने वो चले गए, उनके ऊपर दूसरे दिन वो अपराधी जानलेवा हमला करते हैं, FIR नहीं दर्ज होता है, जबकि यही सरकार हुआ करती थी। ये सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और FIR नहीं होता था। महोदय मैं वही शास्त्री चौक पर धरने पर बैठा, सभी अखबारों में बड़े बड़े कटिंग में निकला हुआ, इसके साक्ष्य मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। और तब जाकर के अधिकारी जागे और उनको न्याय मिला। और इस तरह से तमाम पूर्वांचल को राज्य को लेकर के तमाम, और सारी सहारा में देखिए पैसा फंसा हुआ है। सहारा में कोई अमीर परिवार का पैसा नहीं जमा किया है। मैं फिर आपके इस मंच के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन गरीबों का पैसा दिलाने का काम करें, क्योंकि सरकार ही किसी को चिटफंड कंपनियों को लाइसेंस देती है। ये सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी है और उसको भुगतान कराना चाहिए। मैं लगातार मजबूती से लड़ाई लड़ा, जिसका नतीजा रहा कि 40 पुलिस वाले रात को 12 बजे मुझे गिरफ्तार करते हैं। और क्योंकि अगले दिन मुझे यहीं सहारा के जोन कार्यालय का, जो सहारा का प्रेस कार्यालय है, उसके घेराव की हमने घोषणा कर दी थी। एलाऊ का रिपोर्ट गया था कि 50,000 भीड़ आएगी। एलाऊ SP मुझे फ़ोन करते हैं रात को, क्योंकि मैं एक वीडियो कह रहा हूँ, ये साक्ष्य है, मैं झूठ नहीं बोल सकता।
क्योंकि सरकार को आप समझ ही रहे हैं कि झूठ को कैसे पकड़ती है। LIU-SP का फ़ोन आया रात को और उन्होंने कहा महोदय इस कार्यक्रम को रद्द कर दीजिए। मैंने कहा ये जनता की लड़ाई है और जनता की लड़ाई लड़ने वाला कोई सामाजिक योद्धा होता है। मैं सामाजिक योद्धा हूँ, जनता के लिए मैं जान भी चली जाती है तो मैं पीछे नहीं हटूँगा महोदय, आंदोलन तो कल होगा। और उसके बाद उनका फ़ोन कट गया। रात को 12 बजे हमारे गेट पे 40 पुलिस वाले जाते हैं, जैसे लगता है अपराधी। घर वाले भयभीत हो जाते हैं, इतने पुलिस वाले कैसे। लेकिन समाज की लड़ाई लड़ने वाला कोई व्यक्ति अगर बहादुर होता है वही निकलता है, और जो बहादुर होता है जिस परिवार का, उस परिवार के बच्चे बच्चे बहादुर होते हैं। मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के आंखों पर जरा सा सीकन नहीं था, उत्साह भरा था। और मेरे छोटे भाई डॉक्टर हैं, उन्होंने फ़ोटो भी लिया और मैं थाने पे गया। दूसरे दिन जमानत से मैंने छूटा। तो ये सब जनता की लड़ाई मैं लगातार लड़ता रहा हूँ और आगे भी मैं लड़ता रहूँगा। देश में जातिवाद खत्म होना चाहिए, संप्रदायवाद खत्म होना चाहिए, भाईचारा, और देश में समानता का अधिकार लागू होना चाहिए। मैं आरक्षण जो है, आरक्षण की भी विसंगतियाँ हैं। कोई नेता बोलने वाला नहीं, देश का कोई नेता बता दीजिए आरक्षण पर बोलने वाला है। तुष्टीकरण की नीति अपनाने का काम करते हैं, जनता वही सुनना चाहती है। बड़ा दुख होता है। आज आपके समाचार के माध्यम से मैं फिर कहना चाहूँगा कि देश की जनता का ही जो है समस्या है, देश की जनता का ही पीड़ा है, देश की जनता की गलती है और देश की जनता का ही दुष्परिणाम भी है। वही भोग भी रही है, वही जिम्मेदार भी है। जब आप किसी नेता को वोट देते हैं, हाई फाई प्रोफाइल वाले को, अरे ये तो 50 फार्चूनर लेके चल रहा है और पूरे चुनाव में उसने खर्च किया 10 करोड़ रुपया। आप कल्पना करिए जीतेगा तो कोई भी उस जगह पर, कोई भी होगा, मैं भी रहूँगा, तो वो 10 करोड़ तो निकालूंगा। अब फिर अगले बार के लिए तैयारी करेगा। तो सोचिए, सरकार का पैसा, जनता का पैसा उसी से निकालता है, विकास कहाँ हो पाएगा। इसलिए जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा, देश के एक एक नागरिकों को उन्हें वोट देकर विजयी बना। मैं नहीं कहता कि भारतीय अपना समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट देना। देश का पहला नेता हूँ, देश के पहले पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ कि मैं नहीं कहता हूँ कि भारतीय अपना समाज पार्टी को वोट दीजिए। भारतीय अपना समाज पार्टी का मूल्यांकन करिए। भारतीय अपना समाज पार्टी अगर आपके मानक पर खरी उतरती है तो उसे ज़रूर वोट दीजिए, लेकिन अपने हित की बात सोचिए। जो चुनाव में सबसे कम पैसा खर्च करने वाला हो, चुनाव में जो निहायत ही सेवा भाव से आता हो, ये मूल्यांकन आपको करना पड़ेगा। क्योंकि 5 साल तक के लिए वो आपका राजा बनता है, आपका सेवक बनता है। अगर वो सही नहीं होगा तो 5 साल का समय आपका बहुत कष्टदायी होगा। तो ये मैं अपील करता हूँ कि देश की जनता को जागना होगा, जात धर्म से ऊपर उठना होगा, एक अच्छे नेता को चुनना होगा। और अच्छे नेता इसीलिए आते नहीं हैं क्योंकि पूंजीवाद का ज़माना आ गया है, धन और बल के साथ राजनीति की जा रही है, इसलिए अच्छे लोग नहीं आते हैं। लेकिन भारतीय अपना समाज पार्टी का संकल्प है कि भारतीय अपना समाज पार्टी में सिर्फ मिडिल क्लास के लोग पदाधिकारी हैं, मिडिल क्लास के द्वारा ये नेतृत्व किया जा रहा है। और देश के मिडिल क्लास पे आप आ गए। मिडिल क्लास को ही लेके कभी अन्ना हजारे के आंदोलन से उपजे, हालांकि वह एक प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, अरविंद केजरीवाल, मैं कभी कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करूंगा, मैं सीएम का जो काफिला होता है वो लेके नहीं चलूंगा। और आज वे जो बात कहे उसके सबके विपरीत उन्होंने काम किया। उनके लिए कितने लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी और लोग पहुंच गए आम आदमी पार्टी में। आपने मिडिल क्लास की बात की, मिडिल क्लास का व्यक्ति जुड़े भारतीय अपना समाज पार्टी से, भारतीय अपना समाज पार्टी अपने इस उद्देश्य को लेके और आगे बढ़े जैसा कि आपका उद्देश्य है। डगर बड़ी कठिन है क्योंकि बिना जाति बिना पाति के, खास कर से उत्तर प्रदेश और बिहार में एक राजनीतिक पार्टी को आगे बढ़ाना आपके लिए भी बड़ा चुनौतीपूर्ण है। लेकिन इस चुनौतीपूर्ण माहौल के पहले राजन सिंह सूर्यवंशी का निर्माण कैसा होता है, हम वहाँ पहुँचना चाहेंगे। बचपन की बातें आप थोड़ा बताइए, बचपन आपका कैसे बीता, कैसे लोगों के बीच में आप रहे हैं, आखिर इस व्यक्तित्व का, इस सोच का निर्माण कैसे हुआ, बचपन में ले चलिए अपने। बहुत अच्छा। वास्तव में आप देश के एक निकट भविष्य में एक सशक्त पत्रकार बनेंगे, क्योंकि आप भावनात्मक बातों को बड़े मन से पूछते हैं, वास्तव में दिल जीत लेते हैं। क्योंकि राजनीति से अलग हटके भी जीवन होता है। आपने सवाल अच्छा किया। देखिए, बचपन से मेरे पिताजी किसान हुआ करते थे। मैं गांव के क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया। 4 भाई 1 बहन हम लोग रहे। अपने गांव का भी नाम लीजिए। जी, हमारे गांव का नाम जंगल अकलास कुंवर खरहुआ ककराखुर है, वहाँ छपरा के निकट है। तो 4 भाई 1 बहन है। पिताजी 2 भाई हुआ करते थे, एक चाचा जो पुलिस में थे, पिताजी हमारे खेती करते थे। क्योंकि गांव में खेती हुआ करता था तो खेती का उस समय ज़्यादा वो था,
पिताजी को भी नौकरी मिल रही थी, लेकिन पिताजी ने कहा नहीं मैं खेती करूँगा, तो खेती करते रहे। कुछ दिनों बाद डिवाइड हुआ, दोनों लोग अलग हुए। तो जो आर्थिक पक्ष होता है, खेती से कितना देश किसानों का माना जाता है कि यह भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन देश में किसानों की सबसे ज़्यादा दुर्दशा है, सबसे ज़्यादा मुश्किलें हैं, अन्नदाता हैं। तो वो किसान परिवार से मैं रहा, पैसे की कमी रही, बहुत मुश्किल से फीस जमा हुआ करता था। बहुत सारे लोगों के बच्चे जो है कई कई सेट कपड़ा पहनते थे, मैं एक सेट पहनता था। लेकिन मेरा बचपन से रहा कि सबसे अलग दिखने का मेरा एक नेचर रहा, नेतृत्व रहा मुझ में। तो मैं एक सेट सिलाता था, लेकिन जिद करता था कि मेरे पसंद की होनी चाहिए, और सबसे नाइस दिखता था, सबसे अलग दिखता था, सबसे अलग व्यक्तित्व था मेरा। मैं जब पढ़ता था क्लास में तो अगली लाइन में बैठता था। मैं पढ़ने में कुछ कमज़ोर भी हुआ करता था, तब भी मैं अगली लाइन में बैठता था। मेरा मानना है कि इस जीवन को हमेशा समाज और राष्ट्र के लिए, अपने लोगों के लिए अगली लाइन में रह के ही काम किया जा सकता है। तो मैं सदैव रहा, संघर्षों भरा रहा मेरा जीवन, और संघर्ष करके मैंने अपने परिवार को एक सही मुकाम दिया। आज हमारे परिवार को एक सामाजिक प्रतिष्ठा है। इतना जल्दी नहीं, मैं रोकूंगा। तो आप से जैसे जब संवाद कार्यक्रम में बात किया जा रहा है, तो आपका जो आपके पास भाषा का चयन है, ऐसा माना जाता है कि भाषा का चयन तभी आप बेहतर कर सकते हैं जब आपने अध्ययन अच्छा किया हो। आपने भले कहा कि मैं उतना तेज पढ़ने में नहीं था, लेकिन आपके भाषा का जो चयन है वह यह बता रहा है कि आपने हिंदी जो पढ़ा है। तो आप बताइए, हिंदी के आपके गुरुजी कौन थे जिनका आज सीधा सीधा प्रभाव आपके व्यक्तित्व पे दिख रहा है? हिंदी आपने किससे पढ़ा है? जी, देखिए, इंटर तक तो मैं ही नारायण शहर जनता इंटर कॉलेज का मैं छात्र रहा। वहाँ हिंदी में पूजनीय सुरेश मणि मिश्र जी हमारे शिक्षक थे, और बहुत अच्छे प्रेमी थे, बहुत अच्छा शिक्षा देते थे। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और सभी विभाग के हमारे पूजनीय कैलाश शुक्ला जी जो है इंग्लिश के हुआ करते थे, मैं इंग्लिश में भी ठीक था। बहुत तेज न होने का मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि एवरेज में मैं था, मेरी सोच तीव्र थी, मैं क्लास का मॉनिटर हुआ करता था और सारी चीज़ें थी। तो शिक्षा का अध्ययन मैं आज भी करता रहता हूँ, और मुझे मेरा मानना है कि ज़िंदगी भर अध्ययनरत रहने वाला व्यक्ति ही समाज को, राष्ट्र को कुछ दे सकता है। मैं मार्टिन लूथर साहब को कुछ दिन पढ़ रहा था, देश के विश्व स्तरीय फिलासफ़र है, दार्शनिक है। उनकी एक लाइन मैंने पढ़ा और उससे मुझे बड़ा बल मिला। उन्होंने लिखा है अपने भाषा में, मैं अपनी भाषा में बताऊंगा कि दुनिया का सबसे छोटा व्यक्ति दुनिया के सबसे बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। शर्त क्या है? टू बी कंटिन्यूटी, यानी अपनी लगातार कार्यप्रणाली जारी रहनी चाहिए। आपका जो भी संसाधन हो, पहले लक्ष्य तय करें, लक्ष्य तय हो जाए तो फिर पीछे मुड़ के न देखें। दुश्वारियाँ आती जाती हैं, आप उस पर चलते रहें। तो उस पर आपका जो संसाधन, उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि आप अपने संसाधन में उड़ो, नहीं उड़ सकते हो तो दौड़ो, नहीं दौड़ सकते हो तो चलो, नहीं चल सकते हो तो रेंगो। तो लेकिन निरंतरता नहीं टूटनी। जैसा नहीं कि आज मैं दौड़ दिया तो कल आराम कर लूँ। तो इस तरह से मैं लगातार अपने जीवन की इस पद्धति में ले आया, अपने जीवन की पद्धति में ले आया, और उसकी वजह से मैं लगातार सफल हूँ। मैं लगातार कभी कंटिन्यूटी तोड़ता नहीं हूँ, अपनी परिस्थितियाँ जैसे भी हो। जिस तरह से किसी संगठन के लिए 4 स्तंभ होते हैं, कार्यालय, कार्यकर्ता, कार्यक्रम और कोष, ये चारों हमने सहेजा, और लगातार पार्टी का कार्यक्रम होता रहता है। हर महीने 1-2 कार्यक्रम होते रहते हैं। जनता की जो जुड़ी समस्याएं हैं उस पर लगातार मैं आवाज़ उठाता रहता हूं, और धीरे धीरे आज आपकी पार्टी जो है, भारतीय अपना समाज पार्टी, झारखंड में छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी स्थिति में जहां चुनाव चल रहा है, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति में जहां चुनाव चल रहा है। मध्य प्रदेश के हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे प्रतिनिधि बुधवार को गोरखपुर में आ रहे हैं उसी चुनाव को लेकर के चर्चा करने के लिए कि कैसे क्या करनी है। तो ये चल रहा। उत्तर प्रदेश में हम लोग 22 में चुनाव भी लड़े थे। तो 22 में कितनी सीटों पे आपने चुनाव लड़ा था? जी, 22 में हम लोग 21 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। 21 शुभ होता है, इसलिए 21 पे ही हम लोगों ने तय किया लड़ेंगे। 21 पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। हालांकि शहर विधानसभा से हमारे आमोद भट्ट चुनाव लड़ रहे थे गोरखपुर के। तो पूजनीय महाराज जी का, चूँकि मैं एक शिष्य रहा हूँ, हिंदू युवा वाहिनी में भी मैं रहा हूँ, और महाराज जी को आज भी मैं आदर करता हूँ। महाराज जी वास्तव में एक शिरोमणि है। राजनीतिक चर्चाएं अलग हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत वो बहुत अच्छे हैं।
महाराज जी हमारे घर तक भी गए हैं, 2-2 बार घंटों बैठे हैं, महाराज जी का आशीर्वाद हमको मिलता है। तो महाराज जी जब लड़े तो उनके श्रद्धा प्रेम बस हमने उनको टिकट पे प्राइज कर दिया और यहाँ हम लोगों ने पत्रक दे करके मंदिर में कि पूजनीय महाराज जी को जो श्रद्धा भाव से बिना किसी शर्त के हम भारतीय अपना समाज पार्टी उनके प्रचार प्रसार में लगेगी, तो हम लोगों ने किया था। बाकी बहुत अच्छी चल रही है स्थिति, निश्चित तौर पर आने वाले कल में एक बहुत अच्छा परिणाम आएगा। 2024 लोकसभा का चुनाव निकट है, सारी पार्टियां उसकी तैयारी कर रही हैं। आपकी पार्टी नई नवेली है, लेकिन आपको विधानसभा चुनाव लड़ने का एक अनुभव प्राप्त हो चुका है और उससे आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा कि चुनावी गणित क्या होते हैं, नारे क्या होते हैं, राजनीतिक पार्टियों में आने वाली भीड़ क्या होती है और फिर उन भीड़ को वोटों में बदलना क्या होता है। तो क्या इन सब अनुभवों के आधार पे 2024 में भारतीय अपना समाज पार्टी कितने राज्य में चुनाव लड़ने जा रही है और कितने लोकसभा सीटों पर कड़ी टक्कर देने जा रही है? देखिए, हम लोग धरातल पर काम करते हैं और कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं जो अतिशयोक्तिपूर्ण बात करें। हालांकि राजनीति में राजनीति का फार्मूला ही है कि पॉलिटिक्स इज़ द प्रोपोगंडा, फार्मूला है पॉलिटिक्स इज़ द प्रोपोगंडा। लेकिन उसके अगल हम लोग देखिए, सांच को आँच नहीं, सच हमेशा प्रगति करता है, झूठ कुछ दिन के लिए टिकता है। इसलिए भारतीय अपना समाज पार्टी शुद्ध मनोभाव से जनता के हितों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर हम लगातार काम करते रहते हैं और करते रहेंगे। रही बात 24 के चुनाव की, तो ये देश की ये राजनीति है, इस पर लगातार हम लोग निगाहें गड़ाए हुए हैं, अपना मूल्यांकन भी कर रहे हैं। उचित समय आने पर हम लोग उस पर देखते हैं, अगर स्थितियां बनेगी तो हम लोग चुनाव भी लड़ेंगे। स्थितियां अगर नहीं बनती हैं किसी ऐसे दलों के साथ जिनका हमारा वैचारिक विचारधारा मिलता है, तो हम उनका समर्थन भी कर सकते हैं, वो समय की बात है। लेकिन हम अपने विचारधाराओं से मिलते जुलते लोगों का समर्थन करेंगे और जनता के हितों को लेकर के हम लोग कभी नहीं समझौता करेंगे, ये हम लोगों का संकल्प है। हमारे चैनल का मोटो है एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। संवाद कार्यक्रम में जितने भी अतिथि आते हैं उनसे हम ये पूछते हैं कि आप बताएं एक आदर्श समाज आपकी दृष्टि में कैसा हो। आप बताएं एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। वैसे आपके संवाद कार्यक्रम का जो विषय है, जो सवाल है, बहुत ही अच्छा है। इसमें एक श्रेष्ठ सवाल आपने किया। देखिए, समाज में हम सभी लोग रहते हैं, मनुष्य सामाजिक प्राणी होता है और पूरी जीवन समाज में रहता है। समाज एक जो है बेहतर समाज उसे कहते हैं जहाँ सभी लोग आपस में मिलजुल के रहते हों, कोई ऊंच नीच जैसी भेदभाव नहीं होनी चाहिए, इंसानियत का भाव होना चाहिए, अपने से कमज़ोर लोगों को सहयोग करने की भावना होनी चाहिए। और कमोबेश समाज में है भी तथाकथित कुछ चीज़ें जो है इधर बढ़ी हैं, जातिगत चीज़ें बढ़ी हैं, इससे वैमनस्यता बढ़ा है। तो ये वैमनस्यता नहीं होना चाहिए। राजनीति एक देश को संचालन करने की व्यवस्था के तहत मत दे करके उस व्यक्ति को चुनाव करके वहाँ भेजा जाता है कि आप योग्य हैं, आप समाज को और राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाएंगे। तो वो चुनाव का कारण है और वो मानक जाति नहीं होना चाहिए, वो मानक वो व्यक्ति की योग्यता होना चाहिए, उस पार्टी की विचारधारा होनी चाहिए। तो मैं समाज के लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि देखिए, मतदान करते समय आप लोग किसी भी संगठन या किसी भी प्रत्याशी को अगर वोट देते हैं तो निश्चित तौर पर ये मानकर वोट दें कि वो आपके 5 साल का भविष्य निर्माता है, उसकी विचारधाराएं अच्छी होनी चाहिए, उसके संगठन की विचारधाराएं अच्छी होनी चाहिए। जिस भी संगठन का है, जिस भी प्रत्याशी की विचारधारा अच्छी हो, उसे आपको वोट दे करके सत्ता में भेजने का काम करें। निश्चित तौर पर अच्छे समाज का निर्माण हो जाएगा। आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाल के जनमुद्दा जीरो मीडिया से बात किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और भारतीय अपना समाज पार्टी परिवार की तरफ से आपके चैनल को उत्तरोत्तर प्रगति करे, मैं शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और अंत में सभी आपके चैनल के दर्शकों को और सभी उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों को मैं भारतीय अपना समाज पार्टी परिवार की तरफ से राजन सिंह सूर्यवंशी संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो मित्रों, यह थे हमारे साथ भारतीय राजनीति में एक अलग ही रथ पे सवार हुए, जो रथ को चलाना थोड़ा कठिन भले है लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। समाज एक सही मार्गदर्शन में, समाज में एक सही दिशा और सकारात्मकता फैले, इस उद्देश्य को लेकर आपने
भारतीय अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन सिंह सूर्यवंशी के विचारों को जाना और आपने यह भी जाना कि उनके राजनीतिक पार्टी के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपको यह पूरी बातचीत कैसी लगी? आप इस पूरे बातचीत को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप संवाद कार्यक्रम को और आगे चलने में बस एक कार्य करें कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।